साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि आगामी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, बीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नए पैटर्न पर हमने जो है पेपर सेट को तैयार किया है। लीजिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? लीजिए, कौन सा होगा? पहला है गबन, पहला होगा गबन, दूसरा है गोदान, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है प्रेमासन। लगाइए, धनिया और झुनिया। ठीक है जी, धनिया और झुनिया बहुत प्रसिद्ध एक पात्र हैं। किसके हैं? प्रेमचंद के कौन से उपन्यास के हैं? लगाइए फटाफट। अगर आपने लगा दिया है तो आंसर है बी वाला, गोदान। याद रखना आपको, गोदान नाम का जो उपन्यास है ये 1936 में लिखा गया था। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट किसको बोलते हैं? प्रेमचंद को। प्रेमचंद को क्या बोलते हैं? कथा सम्राट भी बोलते हैं, कथा सम्राट भी बोलते हैं और उपन्यास सम्राट भी बोलते हैं। उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? हम बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद को। और मुंशी प्रेमचंद ने जो गोदान नाम का उपन्यास लिखा है, इसमें बेलारी गांव का इन्होंने वर्णन किया है। और बेलारी गांव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इस गोदान को जो है कृषक जीवन की महागाथा, कृषक जीवन की महागाथा या फिर कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को माना जाता है? प्रेमचंद के गोदान। और इसी गोदान में धनिया, झुनिया, गोबर ऐसे कई सारे पात्र यहाँ से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपणो खुटाल जान परय खुटल औण नामक कुमाऊनी का सही अर्थ क्या है? समझने का प्रयास करिए। आपणो खुटाल जान परय खुटल औण नामक कुमाऊनी का क्या अर्थ है? पहला है अपनी औलाद सबको प्रिय होती है। दूसरा है अपने पैरों से कभी भी आ जा सकते हैं। और सी है अपनी ही कुदाल से पैरों में चोट करना। पैरों में चोट करना, अपनी ही कुदाल से पैरों में चोट करना। और डी वाला विकल्प है हमारे पास, अपने पैरों से जाना और दूसरे की इच्छा से लौटना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसका? देखिए, लगाइए फटाफट करके। चार विकल्प आपके सामने हैं। जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही होगा। अपने पैरों से जाना और दूसरों की इच्छा से लौटना। आपणो खुटाल जान परय खुटल औण नामक कुमाऊनी का सही अर्थ है। यानी आपणो खुटाल जान मतलब अपने पैरों से जाना है, और परय मतलब दूसरे की खुटल से औण मतलब दूसरे की इच्छा से आना। तो डी वाला विकल्प दूसरे का जिन्होंने भी किया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना आपने। पहला है शरद चंद्र, दूसरा है यानी, तीसरा है समश्रु और डी है कवयित्री। लगाइए फटाफट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों में से आपका जवाब क्या रहने वाला है? ए बी सी डी। फटाफट करके लगाइए, जल्दी लगाइए। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जो लोग सी की तरफ हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अशुद्ध का चयन करना था तो इनमें अशुद्ध कौन सा होगा? समश्रु। शरद चंद्र, यानी और कवयित्री ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। आगे देखो अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न ये रहा, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? पहला विकल्प है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है दिशज और चौथा है विदेशज। तो हमें क्या टिक करना है? विदेशज शब्द। और विदेशज में भी कई सारे शब्दकोश हैं। उनमें अरबी के भी हैं, फारसी के भी है, अंग्रेजी के भी हैं, पुर्तगाली के भी है, जर्मनी के हैं। तो याद रखना, जो बाल्टी शब्द है ये किस भाषा का है? पुर्तगीज भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? पुर्तगीज। और पुर्तगीज हो, अरबी हो, फारसी हो, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये विदेश शब्द की कोटि में आते हैं। इसी प्रकार से पांचों प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। ये चार रचनाएं आपके सामने हैं और चार राइटर इसके सामने दिए हुए हैं। आपको मैच करना है इन पांचों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए, पहला लगाइए आप। कौन सा लगाइए? देखिए, इसमें सबसे सरल है। इसमें लोकायतन ये किसका है? सुमित्रानंद पंत का। और अरण्य जो है किसका है? हिमांशु जोशी का है। तो हमें जो है क्या चाहिए? सी का यहाँ पर सी का 2 चाहिए। सी का 2 कहाँ है? यहाँ बैठ रहा है। और हमें जो है बी का 4 चाहिए।
बी का 4 कहाँ बैठ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है जी, और है कहीं ऐसा, है ना, बी का 4 और है कि कहीं, बी का 4 कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो पांचवा का हमारा जो है क्या आंसर होगा, पहला वाला 1 4 2 3, 1 4 2 3 इतने से मैच हो जाएगा, बाकी आप मिलाते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों को चुनिए। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आपको चुनना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसका मतलब ये है कि 3 शब्द इसमें पुल्लिंग है, 1 शब्द इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। धुआं है, संदेह है, भत्ता है और धावा है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है, हमारा आंसर होगा कौन सा, बी वाला। बाकी सारे के सारे ये कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। आगे 7वां प्रश्न देखना, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य किस प्रकार का है। पहला है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यहाँ पर देखो आप कंजक्शन बीच में आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। जहां पर 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला कोई शब्द अगर है या अलग करने वाला कोई शब्द है, वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। और ऐसा समुच्चय बोधक शब्द जहां पर आता है जो 2 स्वतंत्र वाक्यों और शब्दों को जोड़ता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। पहली बात ये कि तथैव का संधि विच्छेद क्या है, और दूसरी बात ये कि तथैव में कौन सी संधि है। 2 आपको बताना है। तथदन एव गलत हो जाएगा, तथेदन एव ये भी गलत हो जाएगा, तथादन एव ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा डी वाला, तथादन एव। यहाँ पर वृद्धि संधि है, जिसके ऊपर 2 डंडी होती है, प्राय वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है, और जिसके ऊपर 1 डंडी होती है प्राय वो गुण संधि का उदाहरण होता है। यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लगता है कि आ या आ के बाद अगर ए आए या फिर ए आए तो ए बन जाएगा, और अगर आ के बाद या फिर आ के बाद, आ या आ के बाद अगर बाई चांस ओ आए या फिर औ आता है तो ऐसी स्थिति में औ बन जाता है। और इसकी मात्रा डालेंगे तो ऐसी पड़ जाएगी, और इसकी मात्रा डालेंगे तो ये इस प्रकार से पड़ जाएगी। तो यहाँ पर तथादन ए आ रहा है, यानी यहाँ पर आ प्लस ए, यहाँ पर क्या हो रखा है, आ प्लस ए हो रखा है। और आ प्लस ए बराबर अगर होता है तो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। और ए की जो मात्रा पड़ती है इसके ऊपर तो सिंगल दिखती है, लेकिन जब वो व्यंजन के ऊपर पड़ती है तो डबल दिखती है, इसलिए हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो 10वां प्रश्न, ये दोबारा आया हुआ क्या, 9वां प्रश्न ये, 10वां प्रश्न दोबारा आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन सा है। पहला है जेसुआ केटलर, दूसरा है किशोर दास वाजपेयी, सी है जॉर्ज कृष्ण, डी है कामता प्रसाद गुरुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जेसुआ केटलर। ये डच भाषा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और इन्होंने डच भाषा में 1698 में डच लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रकार से जो है हिंदुस्तानी व्याकरण लिखा है, और एक प्रकार से हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है, जेसुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण अगर बोलना पड़ेगा, व्याकरण को लिखने वाला क्या कहलाता है, व्याकरण। तो हिंदी का पहला जो व्याकरण होगा वो जेसुआ केटलर होगा। ठीक है जी, व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण लिखने वाला होता है वो व्याकरण कहलाता है। तो हिंदी का पहला व्याकरण कौन हो गया, जेसुआ केटलर। और हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन हो गया, तब भी जेसुआ केटलर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, 46 46 46 46 46 4 प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखो जरा, डी वाला विकल्प तो होया का नहीं, है ना, 46 होता नहीं है, ये भी होता नहीं है, ये भी होता नहीं है। अब इनमें लगाना आप 46 और 46, कौन सा वाला सही आंसर होगा, जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 12वां हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला विकल्प। 13वां प्रश्न, चलो, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द कौन सा होगा। यहां पर बताना यह है कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम का मतलब यहां पर सीधे सीधे आप
यहाँ पर जो दिया हुआ है ईशान आग्नेय, ये कोण है, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या है, कोण है। और यहाँ पर क्या बोला इसने, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हमारा ये वाला हो गया, ठीक है जी। और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का कोण बताना है, ठीक है जी। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है जी। ये साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये इस प्रकार से 4 हो गए हैं। और आपको अब बताना इनमें से, इन 4 विकल्पों में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर क्या होगा। तो लगाइए, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है इनमें से, इसमें बताना है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द इनमें से कौन होगा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या फिर वायव्य। लगाओ 13वां का जो प्रश्न है, क्या आंसर इसका रहने वाला है। जो लोग सी की तरफ हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये साउथ हो गया हमारा नीचे, और इधर से हमारा ये देखो आप, है ना, इसके बीच में जो कोण बनेगा वास्तुशास्त्र के अनुसार, इसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैऋत्य कोण। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये हो गया, पश्चिम हो गया, इसके बीच का जो हिस्सा है इसे हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कौन सा कोण कहलाएगा, नैऋत्य कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से कई बार प्रश्न बनता है कि भाई ईशान कोण कौन सा होगा। यहाँ पर ईशान दे रखा है, ईशान कोण कौन सा कहलाएगा वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये ईशान कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ईशान कोण कहलाएगा। किसके अनुसार है ये ईशान कोण, वास्तुशास्त्र के अनुसार। यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण वास्तुशास्त्र के अनुसार है वो ईशान कोण कहलाएगा। और जो वायव्य कोण है वो इस तरफ कहलाएगा, वायव्य कोण। इसको नोट कर लेना आप, वायव्य कोण इस तरफ लगेगा, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार है कोण में। और एक जो अब बचता है हमारे पास, वो कौन सा बचता है, आग्नेय कोण। ये आग्नेय कोण किस तरफ होगा, ये इस तरफ जाएगा, आग्नेय कोण। तो इस प्रकार से हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर 4 कोण देख लिए। इधर हो गया ईशान कोण, उत्तर पूर्व, और इधर उत्तर पश्चिम में हो गया वायव्य कोण, और इधर से दक्षिण पश्चिम में हो गया नैऋत्य कोण, और इधर दक्षिण पूर्व में हो गया हमारा कौन सा, आग्नेय कोण। तो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताना था। हमारा आंसर क्या बनेगा, सी वाला, दक्षिण पश्चिम ये वाला बनेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न ये रहा, सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। जो सदा व्रत रखता हो, जो सदा व्रत रखता हो, जो आसानी से पचता हो, जहां मुक्त खाना बढ़ता हो, सब कुछ खाने वाला। इन 4 विकल्पों में से, है ना, दीन दुखियों को भोजन देने वाला, या जहां मुक्त खाना बढ़ता हो, ठीक है जी। ये सी वाला विकल्प सदाव्रत शब्द के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। भाई क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना, आगे चल करके यहाँ पर क्या स्थानवाचक, और एक रीतिवाचक गुणवाचक प्रकार नहीं होता है, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा, प्रतिदिन क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, जैसे हमने बोला है ना, सुरेश प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन खेलता है। सुरेश प्रतिदिन खेलता है, तो खेलना क्रिया है, और खेल कैसे रहा ये, प्रतिदिन। तो इसलिए जो है प्रतिदिन एक समय को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न ये रहा, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है इसमें, या अकर्मक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ये भाई कंफ्यूजन करने वाला है। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, आपको कंफ्यूजन होगा इसमें, भाई सकर्मक है या द्विकर्मक है। इन 2 विकल्पों में बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है आपको। ठीक है जी, सकर्मक है या फिर द्विकर्मक है, कौन सा है, लगाइए फटाफट करके अपने मन में आप प्रश्न लगा दीजिए, या आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर में, है ना, आपने टिक कर दिया होगा। लगाइए फटाफट करके। यहाँ पर किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया है जी। आंसर होगा जो ए की तरफ है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, बैल और गाय को ले जा रहा है। एक बैल को मान रहा होगा, एक गाय को मान रहा हो, तब आप बोल रहे होंगे द्विकर्मक क्रिया।
यहां पर गाय और बैल एक ही कर्म का काम कर रहे हैं, ये अलग अलग कर्म का काम नहीं कर रहा है। अगर बोलेंगे अध्यापक, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, यहां पर अगर हम बोलेंगे अध्यापक, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, और किसको पढ़ाता है, छात्रों को पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, छात्रों। अध्यापक छात्रों को, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता। तो पढ़ाता, पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, लेकिन किसको पढ़ाता है ना, किसको पढ़ाते हैं, तो छात्रों को पढ़ाता है। और क्या पढ़ाते हैं, तो हिंदी को पढ़ाते हैं। एक कर्म ये हो गया, एक कर्म हो गया, इसलिए दो कर्म। लेकिन यहाँ की कंडीशन अलग है, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है, गाय और बैलों को ले जा रहा है। एक साथ हम पढ़ेंगे, इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, सकर्मक क्रिया। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर कौन सी है, तो द्विकर्मक। लेकिन इस वाले आंसर में क्या होगा, सकर्मक। इस 16वां का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला। जो दूसरा वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था उसमें द्विकर्मक हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन सा है। यहां पर बताना है कि मुख्य विशेष्य कौन सा है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल हैं, वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन सा है। क्या दशरथ है, क्या प्राण है, या राम है, या आकुल है। इन चारों विकल्पों में से आपको डिसाइड करना है। लगाइए फटाफट करके, प्राण, दशरथ, राम, आकुल, फटाफट लगाइए, जरा लगाइए सर आंसर फटाफट। ठीक है जी, यहां पर देखो आप में से जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर आंसर होगा प्राण, न कि दशरथ होगा, न कि राम होगा। कैसे होगा, देखो आप देखो, यहां पर क्या बोला, दशरथ के प्राण किसके लिए हैं, राम के लिए आकुल है, राम के लिए आकुल है ना। क्या है राम के लिए आकुल, राम के लिए आकुल क्या है, प्राण है। हालांकि वो प्राण किसके हैं, दशरथ के हैं। तो यहां पर बोला कि मुख्य विशेष्य कौन होगा, तो यहां पर मुख्य विशेष हमारे पास क्या रहेगा, प्राण रहेगा। मुख्य विशेष क्या रहेगा, प्राण। और अगर मुख्य अदर विशेष की बोलेंगे तो अदर विशेष में दशरथ आ सकता है, और दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल है। तो राम के लिए आकुल क्या है, प्राण, यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसे विशेष से बोलते हैं। तो यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है, दशरथ के प्राण की बात की जा रही है, इसलिए प्राण यहां पर मुख्य विशेष से हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि प्राण किसके लिए आकुल है, राम के लिए। तो यहां पर मुख्य विशेष प्राण होगा, दूसरा विशेष आप दशरथ बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्राण होगा। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न, सुहावना लिखाई छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भाई सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, इनमें से बताना आपको। वाना है क्या, है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आवना है क्या, हो सकता है। फिर लिखा हुआ, लिखाई में कौन सा प्रत्यय, खाई, ये भी गलत हो जाएगा, खाई नहीं होता भाई। ठीक है, छलिया में या भी नहीं है तो गलत है। आवना है ना, सुहा, आवना हो सकता है। लिखाई, लिख, आई हो सकता है। छल, छल धन या, छलिया, जी बिल्कुल ये वाला आंसर हमारा सही आंसर होगा। 18वां का सी विकल्प बिल्कुल सही है। सुहा मूल बच जाएगा, लिख बच जाएगा, और छल बच जाएगा। तो छल धन या बराबर छलिया, लिख धन आय बराबर लिखाइया, सुधन आवना बराबर सुहावना। आगे बढ़ेंगे, 19वां प्रश्न, पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाई पहाड़ी हिंदी को इन्होंने ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास पूर्वी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, पूर्वी। एक है हमारे पास कौन सी पहाड़ी, पश्चिमी। और एक है हमारे पास कौन सी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी। ये पूरी पहाड़ी लिखी हुई है, मध्य पहाड़ी, पश्चिम पहाड़ी। और पूरी पहाड़ी में क्या बोला, गोरखा और नेपाली, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। और पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी, हिमाचली, क्योंठाली, सिरमौरी, ये सब आते हैं। यानी ये सारे विकल्प हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो 19वां का डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न हिंदी का लास्ट प्रश्न है, निम्न कुमाऊनी हिंदी शब्दावली में सुमिलित नहीं है। क्या सुमिलित नहीं है, मेंढक, बिखान, है ना, ये लगाइए फटाफट करके। इनमें से कौन सा बताना है, इसमें क्या बताना है कि सुमिलित नहीं है। क्या सुमिलित नहीं है इनमें से, मेंढक, बिखान, यानी मेंढक को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, बिखान। ठीक है जी। मुर्गी को क्या बोलते हैं, कुकड़ी, ये भी सही है जी। और बैल को क्या बोलते हैं, बल्द।
लेकिन ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मधुमक्खी को यहाँ पर जो है कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, मौन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मौन बोलते हैं। और जबकि जो है छोटी प्रजाति की जो मधुमक्खी होगी उसको जो है पिठ पुठ बौण करके बोलते हैं, पुठ भौण करके जो है, पुठ बौण करके, ठीक है जी, पुठ बौण करके। ये छोटी प्रजाति की जो मधुमक्खी होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मधुमक्खी के लिए कुमाऊनी में मौन शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कितौल दे रखे, कितौल केचुआ से जुड़ा हुआ शब्द है, ये केचुआ को कितौल बोलते हैं और इधर मधुमक्खी को जो है मौन बोलते हैं, और छोटी प्रजाति को पुट बौण करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा 20वां का जो हमारा आंसर रहने वाला है जो सुमिलित नहीं है वो क्या है, डी है। तो इस प्रकार से आपने हिंदी के 20 प्रश्न लगा दिए हैं और अब सीधे हम उत्तराखंड के क्वेश्चनों में आते हैं। बहुत शानदार प्रैक्टिस पेपर बना हुआ है, लगाइए आपके कितने इसमें स्कोर रहने वाले हैं, है ना। अगर आपके जो है इस पेपर में जो है 65 नंबर और 70 के बीच में रहते हैं तो आपकी तैयारी, मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक है, आप लाइन में है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 65 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर रह रहा है तो आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार है, ठीक है जी। अगर आप 55-50 पे तो आपको जोर लगाने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसके बाद आप उत्तराखंड और आगे के पोर्शन देखेंगे। 100 नंबर का पेपर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तराखंड के क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उत्तराखंड का और आज का 21वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो राज्य के सुदर्शन सुरजीत सिंह बरनाला, ये पहले राज्यपाल बने थे। उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, और चौथे जो बने थे मार्गरेट अल्वा। फिर बने थे अजीज कुरैशी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले आपके जो है यहाँ से बने BL जोशी, फिर बने आपके जो है मार्गरेट अल्वा दूसरे नंबर पे, फिर आपके जो है यहाँ फिर जो है अजीज कुरैशी। तो ADBC ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कथन ए और कारण आर का चयन करना है और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कथन ए है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, सही हो जाएगा। कारण आर है, स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जो इसका कारण आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23वां है। इसमें जो है इतिहासकारों ने तराई भाबर के लिए किस इतिहासकार ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इब्न बतूता ने कहा है इसको कराचल, तो वहीं सैफुद्दीन यजदी ने कहा है कुपिला दर्रा, तैमूर ने इसको जो है कुटिल दर्रा कहा है, तो वहीं अबुल फजल ने जो है इसको कुमाऊं कहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24वां है। काला माटी और मल्ला पैलानी नामक जो है प्रागैतिहासिक स्थल जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद के हैं, और 2 और प्रमुख स्थल हैं, एक आपका जो है लाखू उडियार और एक आपका होता है लेथाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। महाभारत में किस तीर्थ को समस्त पापों का विनाशक और साथ ही साथ जो है समस्त तीर्थों का शिरोमणि ये कहा गया है आपके देवप्रयाग को।
अगला क्वेश्चन नंबर 26वां। कूट के आधार पर बताइए दक्षिणी गढ़वाल का कौन सा क्षेत्र अकबर की सीमा के अंतर्गत आते थे। तो इसमें जो है चंडी घाट भी, नजीमाबाद भी, सहारनपुर भी, अफजलगढ़ भी, तो सभी क्षेत्र जो है अकबर की सीमा के अंतर्गत आते थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां है। इसमें कुछ अधिकारी दिए गए हैं और उनका जो है क्या पद था वो बताना है आपको। तो महतम जो होता था ये होता था ग्राम शासक, 3 3 3 3 3। कोटपाल ये होता गढ़ रक्षक, 2, है ना। और बलाध्यक्ष था आपका सेना नायक और महादंड नायक आपका प्रांतीय सेनापति। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28वां है। औरंगजेब को खुश करने के लिए प्रति परिवार 1 रुपये कर लेता था। ये था आपका बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद ने एक आपके धोटियों पर और हुड़ियों पर एक कर लगाया था जिसका नाम था श्रुति कर। यही बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल की भी स्थापना की थी, जिसकी तुलना जो है कैलाश एलोरा मंदिर से, कैलाश एलोरा के कैलाश मंदिर से भी की जाती है। वहीं बाज बहादुर ने जो है इसको बहादुर की जो उपाधि दी थी ये दी थी आपके शाहजहां ने। थोड़ा बहुत गरुड़ चंद की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ये पहुंचा था और इसी फिरोज शाह तुगलक ने इसे जो है गरुड़ की उपाधि दी थी। इसने एक गरुड़ को मार गिराया था अपने एक ही बाण से। और दिल्ली दरबार जाने वाला भी यहाँ पहला ही चंदवंशिया शासक था। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली दलहनी फसलें जो हैं, सबसे पहले आपकी गेहूं बोई जाती, फिर मसूर, फिर उड़द, फिर भट, है ना। इसी प्रकार से खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा गेहूं बोई जाती है 30% भाग पर। फिर आपके चावल बोया जाता है 26% भाग पर। फिर आपका जो है गन्ना बोया जाता है 9% भाग पर। फिर आपका जो है मंडुआ बोया जाता है 8% भाग पर। तो ये आपकी खाद्यान्न फसलें हैं जो उत्तराखंड में सर्वाधिक गेहूं, चावल, गन्ना और मंडुआ, ठीक है। लेकिन दलहनी फसलों में गेहूं और तिलहनी फसलों में जो सर्वाधिक बोया जाता है वो लाही, या इसको हम सरसों भी कहते हैं, ये सर्वाधिक बोया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में चीनी मिलों की संख्या। तो टोटल उत्तराखंड में 10 चीनी मिलें हैं, जिसमें से उधम सिंह नगर में 6 हैं, वहीं हरिद्वार में आपकी जो है 3 है, और वहीं आपका जो है देहरादून में जो है आपकी 1 चीनी मिल है, ठीक है। तो 6 आपके उधम सिंह नगर, 3 हरिद्वार और 1 देहरादून। क्वेश्चन नंबर 31वां। निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यौधेयों की रही, सही हो जाएगा। यौधेय कुणिदों के समकालीन थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। जौनसार भाबर कालों का डांडा से यौधेय मुद्राएं मिली हैं, और इन यौधेय मुद्राओं के जो द्वि और त्रिमुद्रा लेख की प्राप्ति आपकी होती है। तो सभी कथन आपके इसमें सही हैं। और कुषाणों की जो मुद्राएं आपकी मिलती हैं, ये मिलती है आपके एक तो सुमाड़ी से प्राप्त होती है, और एक आपका जो है मुनि की रेती से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें जो है बताना आपने सही है। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड कई छोटे राज्यों में स्थापित हो गया था। हेनसांग ने हरिद्वार को 20 लीटर चीनी में आपको बताया, ये भी आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ हरिद्वार में बहने वाली गंगा को उसने जो है महाभद्रा कहा था।
तो गंगा को वेनसांग के द्वारा जो है महाभद्रा के नाम से जो है इसने पुकारा था, और साथ ही साथ जो है वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो भी कहा था। ठीक है, तोमरों ने पूर्वी उत्तराखंड पर अपना कब्जा कर दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज ने दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार किया, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पृथ्वीराज का कभी आक्रमण नहीं हुआ। तो आपका जो है 1 2 3 कथन सही हो जाएंगे। उत्तराखंड में यूरेनियम उपलब्धता के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके जो है, एक तो यूरेनियम के साक्ष्य जो है टिहरी गढ़वाल से प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ चंपावत की लदिया घाटी से भी, लदिया घाटी से भी जो है आपके यूरेनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां, टिहरी रियासत में महाराजा कीर्ति शाह किसके संरक्षण काल में राजगद्दी पे बैठे थे? तो ये बैठे थे आपके महारानी गुलेरिया के। ये आपके कुमाऊं के सूबा हैं, तो कुमाऊं के दूसरे सूबा, तीसरे सूबा, चौथे, पांचवें। तो दूसरे सूबों में काजी नरसाहा, तीसरे अजब सिंह ख्वास, चौथे अमर सिंह थापा, पांचवें प्रबल सिंह राणा। तो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 36वां, टिहरी रियासत में मानविंदर शाह के समय डांग चौरा में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? एक तो आपके दौलत राम ने किया था और एक आपके नागेंद्र सकलानी ने किया था। देहरादून को कब जिला बनाया गया और मेरठ में सम्मिलित किया गया था? 1871 में। पवन हंस कंपनी के द्वारा 16 मई 2003 को सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा जो प्रारंभ की गई थी, वो की गई थी केदारनाथ के लिए। उत्तराखंड राज्य में जो कमिश्नर है उनका कालक्रम है, सबसे पहले ई गार्डनर है ए, फिर डब्ल्यू ट्रेल बी, फिर लुसिंगटन डी, ए बी, और फिर आपका हेनरी रैमजे ए बी डी सी। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 ईस्वी में गनिया धौली रानीखेत में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता करी थी बैरिस्टर मुकुंदेलाल ने। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि यह आपकी स्थापित की गई है 1906 में। स्वतंत्रता सेनानी जो अल्मोड़ा जेल में बंद किए गए थे, तो ये भी किए गए थे जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद पंत भी, विक्टर मोहन जोशी भी और गोविंद बल्लभ पंत भी। तो सभी आपके जो है ये रहे थे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों को देघाट और कुमाड़ में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया? तो देघाट की जो घटना है ये 18 अगस्त 1942 की है, और वहीं कुमाड़ 5 सितंबर 1942 की है। इसी को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। इस क्रांति को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो अधिकारी थे वो थे आपके जॉनसन। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई और चौड़ाई 700 से 1200 ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, और 10 से 20 किलोमीटर आपकी जो है क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो बी आपका सही हो जाएगा। 45वां, उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ पर गलत कथन का चयन करना है। थारू किरात वंश से थे, दारू का अधिक सेवन करने के कारण कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनको थारू कहा गया, और इनके जो वंशज हैं लंका लड़ाई में गए थे, वहाँ थर थर काँपने लग गए, तो इसलिए इन्हें थारू भी कहा जाता है। कुछ को ये मानना भी है। हिंदू धर्म को मानते हैं, ये भी सही, और इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, जहाँ रहते हैं उसी के निकट की भाषा बोलते हैं। ये तीनों सही आपके, और सामान्यतः लक्षण जो है निगरो प्रजाति के नहीं है, तो आपका बी आपका जो है गलत हो जाएगा।
इसी के साथ साथ इनका जो प्रिय भोजन है वो चावल और मछली है। 3 टिकटी, पक्की पौड़ी, बात कट्टी। विवाह की तिथि जब तय हो जाती है तो उस रस्म को ये लोग कहते हैं बात कट्टी, जब शादी की डेट तय हो जाती है। और जब बात पक्की होती है आपस में तो उसे कहते हैं पक्की पौड़ी। विवाह की तिथि निश्चित होती है, बात कट्टी। और सगाई को इनमें कहते हैं अपना पराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46वां। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, वन्यजीव विहार 7 हैं, संरक्षण आरक्षित आपके 4 हैं और प्राणी उद्यान आपका 1 है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47वां। छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम उद्यम, तो सर्वाधिक उद्यम हरिद्वार में है और सबसे कम उद्यम जो है आपके रुद्रप्रयाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018 को। राष्ट्रीय पादप जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, ये है आपके निगलाट में, भवाली नैनीताल में। बोरीवली से बोरबंदर, कबूतर खाना, हवलदार, बारूद, बलूची, मूक सरोवर, ये सब जो रचनाएं हैं, मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी। और रमेश चंद्र मटियानी यानी कि शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं। और इन्हीं के नाम से जो है 2009 में जो है राज्य शैक्षिक पुरस्कार भी दिया जाता है। एक और रचना इनकी इम्पोर्टेंट है, वो है 2 बूंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयानंद भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अरकंडई गांव में जन्मे जयानंद भारती एक शिल्पी परिवार से थे और इनके द्वारा जो है डोला पालकी आंदोलन का भी नेतृत्व किया गया था। इन्हें गांधी जी के अहिंसा में विश्वास नहीं था, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा, वही सही नहीं है, छाटना था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से ये अत्यधिक प्रभावित हुए और दीक्षा के बाद जो है जयानंद आर्य पथिक अपना नाम इन्होंने रख लिया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तराखंड के चंपावत जिले में आयोजित नहीं होता? लड़ीधुरा का मेला चंपावत के ही पमदा देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पूर्णागिरी का मेला जो है अन्नपूर्णा शिखर पर, चंपावत जिले में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित जो है पूर्णागिरी का मंदिर है, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। आषाढ़ कौतिक मेला बारही देवी के मंदिर में जो है बगवाल मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। 4 खामों के लोग 2 दलों में बट करके एक दूसरे के ऊपर पत्थर की वर्षा करते हैं और इसी को जो है द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उस पुस्तक में भी जो है इसका वर्णन मिलता है। तो ये तीनों आपके जो है चंपावत से हैं। जबकि सोमनाथ का मेला जो कि पशुओं के क्रय विक्रय के लिए अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 2 मेले, एक लगता है ठुल कौतिक और एक लगता है आपका नान कौतिक। ठीक है, तो बाकी जो है सभी आपके जो है चंपावत जिले के मेले हैं। बाकी आपका जो ये वाला है ये आपका सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा जिले में हो जाएगा। ठीक है, 10वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया आपके देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां। उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने आनंद वर्धन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55वां। उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बसंती बिष्ट।
2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में ये समझौता किया है आइसलैंड के साथ। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन ये आपका हुआ था पंतनगर में। यह है आपका ये खाएकर, खाएकर, ठीक है। और ये हो जाएगा खाई हुई भूमि पर। तो धातवान राजा जिनको रौत के रूप में जो है भूमि देता था, खाएकर खाई हुई भूमि पर कर देने वाला, सिरतान नगदी के रूप में कर देने वाला, और कैनी ऐसे भूदास थे जो अनाज वगैरह जो है गोदामों से राजा के भवन तक पहुंचाने का कार्य करते थे। राजभवन तक 1 2 3 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59वां, जौनसार के प्रथम कवि यह आपके पंडित शिवराम। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी 1 2। जौनसार के प्रथम समाज सेवी केदार सिंह और फादर ऑफ जौनसार भाव सिंह 1 2 4 3। और आज के उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 7 नवंबर को। तो ये आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपके जो है जीएस के क्वेश्चन हैं आगे। हेलो दोस्तों, जो आज का सैटरडे का पेपर था उसका अभी तक आपने हिंदी और उत्तराखंड का हिस्सा देखा। अब हम इसका जीएस और रीजनिंग का हिस्सा देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो हमारे जो आपके पास घाटे की वित्त व्यवस्था, इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है आपके पास? तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके अगर हमें घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना है तो क्या करना होगा? संसाधन बढ़ाने हैं, लेकिन संसाधन जब बढ़ेंगे तो उससे प्रॉफिट क्या होने वाला? हमारा जो हमारा सार्वजनिक ऋण होगा उसको चुकाने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। तो जितना हम ऋण कम लेंगे, हमारे जो घाटे का बजट है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए इसके संसाधनों को क्या किया जाता है? आपके पास से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में क्या अंतर है? मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, पहले शब्द ये समझ लो। मौद्रिक नीति हमेशा आपके पास बनाएगा आरबीआई। कौन बनाएगा आपके पास? आरबीआई आपके पास है। क्लियर है? तो आरबीआई का उद्देश्य क्या है? मुद्रा यानी कि पैसा का लेन देन करना, उसको कैसे नियमित किया जाए, उसको कालाबाजारी से कैसे बचाया जाए, हवाले के पैसे को कैसे बचाया जाए, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? मौद्रिक नीति कहलाएगा। राजकोषीय नीति ये सरकार के अंतर्गत आती है। सरकार अपने आपके जो कोष है, धन है, उसको मैनेजमेंट करने का प्रयास करती है। तो आप अब इसको देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है। पहले मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही बात, अभी हमने बात की थी। जबकि राजकोषीय नीति इसके लिए बजट प्रणाली का सहारा लेती है। बिल्कुल सही बात है आपके पास है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही होने वाला, यही कार्य होता है इनका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पापोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो बड़ा फेमस व्यक्ति हुआ करता बलबन, जो गुलाम वंश का हुआ करता था, तुर्की के था, इलवरी जाति का व्यक्ति था, द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना भी की थी। तो इनमें से कोई नहीं। इसने क्या किया था? सिजदा पापोस प्रारंभ किया था। तो आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम था उसका, बलबन। तो बलबन वह व्यक्ति था जिसने आपके पास क्या किया था? इसका उपयोग किया था, सिजदा और पापोस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए निम्नलिखित 4 लोकप्रिय आंदोलन पर विचार कीजिए कि इनमें से पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ है, इनका कालक्रम क्या है। तो अगर आप में से किसी को ध्यान है कि क्या क्या होने वाला है, कब कब क्या हुआ है, तो आपको ठीक तरीके से ध्यान हो तो इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है चौथा। इसका मतलब है पहला हुआ था भील विद्रोह।
कौन हुआ था? भील विद्रोह। फिर हुआ आपके पास क्या? गुजर विद्रोह। फिर आपके पास क्या हुआ? धनंजय भंज की बगावत। और फिर लास्ट में क्या हुआ आपके पास से? कोल्हापुर विद्रोह हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश काल में इनका क्या है? विद्रोह का ये क्रम देखने को मिलेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? गदर पार्टी की स्थापना, चोरी चौरा कांड, आपके पास खुदीराम बोस की फांसी और मालाबार में मोपला विद्रोह। अब अगर आपको एक आध भी ठीक तरीके से ध्यान दें, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को कहाँ हुआ थी? ब्रिटेन में 1913 के आसपास। चोरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ। खुदीराम बोस को जो फांसी लगी आपके पास, सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाले व्यक्ति आपके पास ही है। और जो मालाबार जो मैं कहाँ है आपके पास केरल वाला तट है, वहां मोपला विद्रोह हुआ था। तो कमेंट्स करके बताओ जल्दी से कि इनमें से सही आंसर क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या हुआ और सबसे लास्ट में क्या हुआ। तो इसका भी आंसर है डी वाला, यानी कि खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी लगी, फिर आपके पास सैन फ्रांसिस्को की गदर पार्टी की स्थापना हुई, फिर चोरी चौरा कांड हुआ और फिर मोपला विद्रोह आपके पास। अंत में क्या हुआ जी? यानी कि पहले का डी, यानी कि लास्ट में आपके चोरी चौरा कांड जो कब हुआ था? 1922 वाला, 5 फरवरी 1922 को। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विद्रोह किया? बलबन, यहाँ डबल छप गया आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी एक नए आपके पास धर्म की क्या करना चाहता था? नींव रखना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के विरोध के कारण इसने इसको समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महारेखा परीक्षक कै के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको आर्टिकल कुछ याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास किससे 148 से लेकर के 151 के मध्य किसकी जानकारी मिलती है? केक की जानकारी मिलती है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है केक। वह किसी कर की निवल प्रतियों को प्रमाणित करता है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं और संकलन का अनुरक्षण करता है। वह भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। तो अब जानते हैं आपके पास है कि धन की निकासी पर सीएजी का कोई भी क्या नहीं है? नियंत्रण नहीं है। इसलिए सीएजी को आपके पास वॉच डॉग के रूप में भी जाना जाता है, किसके? संचित धन वाले के बारे में। तो इसका तो सीधी सी बात है कि चौथा ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत वाला आपके पास हो गया। तो चौथा होता नहीं है, बाकी वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एक और आंसर होना चाहिए था, तीसरा वाला। तो चौथा कभी नहीं है आपके पास है, तो 1, 2 और 3 ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो वित्त आयोग के संबंध में क्लियर, इससे भारतीय वित्त संघवाद के नियंत्रक का कार्य करना होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका गठन संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार होता है। ये बिल्कुल तो ठीक बात है आपके पास है। और इसमें आपके पास से क्या होगा जी? आपके पास इसमें कितने, ये बिल्कुल ठीक है कि आर्टिकल 280 में किसका उल्लेख मिलता है आपके पास है? वित्त आयोग का। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फटाफट से बताओ जरा आंसर क्या होगा। तो आंसर ये ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है जी आपके पास से दूसरा और तीसरा, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके पास 2 और 3 आपके पास है। तो इसका क्या होने वाला है आपके पास कि इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये आंसर इसका ठीक वाला है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूची 1 को अनुसूची 20 से मिलाई। ये एक और अनुच्छेद है, दूसरे और उनके संबंध। अगर आपने किसके बारे में पढ़ा, राज्यपाल के बारे में, तो आर्टिकल 153 से लेकर 161 तक बैक टू बैक इनकी जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 56, 156, 154, 153, 155 अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के लिए क्या होगा जी? राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्तियां, तो राज्यपाल का कार्यकाल, तो यानी कि ये कहता है आपके पास कि राज्यपाल की नियुक्तियां। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास अनुच्छेद 153 153 में ऐसा होना चाहिए आपके पास है, क्या होना चाहिए जी? अनुच्छेद 153 में होना चाहिए किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद आपके पास 154 में क्या होगा कि आपके पास कार्य जो पालिका है उसकी जो शक्तियां होगी वो किसमें निहित होगी, आपके पास राष्ट्रपति पे निहित, राज्यपाल में निहित। राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों की जो शक्तियां होती है वो किसमें होती है, राज्यपाल में। तो फिर इसका जो ठीक आंसर होगा आपके पास वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा। ठीक, तो आपके पास से क्या हो जाएगा जी इसका आंसर दूसरा, यानी कि पहला और चौथा इसका सही आंसर होने वाला है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्रकृति के नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिक एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो आपके पास ये पूछने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपके हिसाब से कौन कौन से सही होने वाले हैं और कौन सा कथन आपके पास गलत होने वाला है। ठीक, तो आपके पास इनमें से जो गलत कथन आपके पास है ये वाला है कि इसमें जैविक विविधता नहीं होती। जैविक विविधता होती है भाई, उसमें आपके बाकी सारे सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। अगला, उपादान लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन किसके बराबर होता है। उपादान का मतलब जो उत्पादन करने की स्थिति होती है, तो वो होता है आपके पास सकल घरेलू उत्पाद और ह्रास मूल्य में से अगर ह्रास मूल्य घटा दिया जाए तो उसी के बराबर वो देखने को मिलेगा। अगला, संविधान का अनुच्छेद 14 का कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना। क्या ये है इसका? दूसरा, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए विभिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो क्या अर्थ होगा संरक्षण का आपके पास है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इसके लिए क्या क्या आपके पास हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करने का ये कहीं उल्लेख नहीं है आपके पास है, ऐसा तो लिखा ही नहीं गया आपके पास है। न्यायपालिका पहुंचने का समान अधिकार बिल्कुल ठीक है। समान अपराध के लिए विभिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, ये भी बिल्कुल ठीक है आपके पास है। कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना बिल्कुल ठीक बात है आप। अगला, यहां पे होना चाहिए था मौर्य साम्राज्य, यहां पे क्या होना चाहिए था, मौर्य साम्राज्य, मौर्य। ठीक, ये पतन का कारण नहीं था। अशोक के उत्तराधिकारी अत्यंत दुर्बल तथा विलासी थे, बिल्कुल ठीक बात है। बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रचार से ब्राह्मण समर्थक रुष्ट हो गए थे, ये भी ठीक थे। अत्यंत विस्तृत साम्राज्य था, ये भी ठीक है। हुणों का भारत पर आक्रमण, ये तो बहुत लेट में हुआ। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का अकबर द्वारा पूर्ण विलय कर दिया गया, मतलब कौन सा दक्षिण भारत का वह हिस्सा था जो अकबर ने अपने राज्य में पूर्ण रूप से विलय कर दिया था। तो आंसर होगा सी वाला, बीजापुर वाला हिस्सा। अगला, हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो जैसे लैनपुर ने लिखा हुआ हुमायूं के बारे में, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आंसर होगा आपके पास इनमें से कोई नहीं। उसकी सीढ़ियों से दीन पन्हा जो आपकी पुस्तकालय थे उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला, राजा कृष्णदेव राय के दरबार का कौन सा विद्वान दक्षिण का वीरबल कहलाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई क्वेश्चनों में रिपीटेड हो गया। तेनालीरामा, तेनालीरामा आपके पास से क्या था जी, दक्षिण भारत में जो कृष्णदेव राय थे उनके दरबार का बीरबल कहलाता है। अगला, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का अलग अलग होना, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। तो आप जानते हैं कि क्या क्या है। तो हमारे यहाँ लिखित संविधान है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये भी ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी ठीक है। शक्तियों का अलग अलग होना और शक्तियों का बंटवारा, तो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का अलग अलग होना का उल्लेख नहीं है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि क्या होगा आपके पास। तो क्या नहीं है, दूसरा वाला नहीं है आपके पास से। शक्तियों का अलग अलग होना, स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, ठीक। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, संघीय न्यायपालिका में
ऐसा तो नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करेंगे आपके पास। आपके पास कैबिनेट का उल्लेख लिया गया है, सॉरी मंत्रिपरिषद का उल्लेख लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद उसका क्या करेंगे जी, आपके पास से हमेशा नेतृत्व करेंगे। तो डी वाला। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडीआर, सीडी रोम और फ्लॉपी डिस्क। तो सीपीयू किसका हिस्सा होता है जी? सिस्टम यूनिट का हिस्सा होता है। अगला, मदरबोर्ड को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है मुख्य बोर्ड, बिल्कुल कहते हैं इसको। प्रणाली बोर्ड, ये भी कहते हैं इसको। तो ये आंसर दोनों इसके ठीक हो जाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना? खूब चर्चाओं में रहा। आपके पास समान वेतन का अधिकार तो ये है नहीं, आपके पास संपत्ति का अधिकार ये भी है नहीं, आपके पास गाड़ी चलाने का अधिकार ये भी नहीं है, ये मातृत्वावकाश का अधिकार हाल ही में खूब चर्चाओं में रहा और इसी को मौलिक अधिकार मान लिया गया है। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में आपके पास जो जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक कितनी आई है? 130वीं रैंक प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भद्रावती लौह इस्पात उद्योग, बिल्कुल ठीक है। कोयना जल विद्युत शक्ति, ये भी ठीक है। भावनगर ज्वारीय शक्ति परियोजना, ये भी ठीक है आपके पास। तो मीठापुर वाला ये सही नहीं है। अगला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट। आप ध्यान रखना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का अधिकार होता है। अगला, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, इनमें इसको क्या कर दिया गया था? बाद में डिवाइड किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी खूब क्वेश्चन है आपके पास है। तो इनमें से कोई नहीं मनाया जाता जी, 25 नवंबर को। अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया था? तो ये भी एक भारत देश है आपके पास, रूस। इसी ने हाल ही में इसका क्या किया है? आपके पास से प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रॉय कहा जाता है? डेट्रॉय आपके पास कहाँ है जी? अमेरिका में है, जो आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है। गॉर्की नामक सेक्टर को, रूस के गॉर्की को। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी, हाँ, कार्टेज सिस्टम का शुरुआत किया था? यानी कि जो फ्रांसीसी हुआ करते थे, पुर्तगाली हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये वह व्यक्ति था जिसने इस पॉलिसी का प्रयोग किया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा कार्य हुआ था। निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित जोड़ा सही है? 1909 में अधिनियम चुनाव का सिद्धांत, ये तो कहां था? उसमें आपके पास है। अधिकार प्रांतीय स्वायत्ता, ये तो बाद में दी गई 1935 में। अधिनियम राज्यों में द्वैत शासन केंद्र में लागू किया गया था। और जिम्मेदार सरकार का उल्लेख इसी में था। किसमें? 1947 अधिनियम में। 91। पी पति है बी का। पी किसका पति है जी? पी पति है बी का। पी का पति बी है। पी का पति बी है। पी का पति बी है। पी का पति यानी कि ये फीमेल है और ये क्या है? मेल है। ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है। तो पी की सास कौन है? ई जो डी की पत्नी है। डी की पत्नी, पी की सास है। ठीक, उसका एकमात्र ग्रैंडसन क्यू है। उसका एकमात्र ग्रैंडसन क्या है? क्यू है। तो क्यू इसका पुत्र हुआ। ठीक, बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से, तो बी आपके पास से क्या है जी? पुत्र है। क्या है जी? आपके पास से पुत्र है। ठीक,
अगला कथन है कि कुछ अंश बूंद है, ऐसा बनाएंगे इसको आपके पास, कुछ अंश क्या है, बूंद है, सभी बूंदें पत्थर है, ये अंश है, ये बूंदें और सभी बूंदें पत्थर है, ये ऐसा हो जाएगा। तो कम से कम कुछ अंश पत्थर है, बिल्कुल ठीक बात है, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों निष्कर्ष सही निकल रहे हैं। एक पार्टी में हर व्यक्ति ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि उपहारों की संख्या 132 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। अब ध्यान रखना इस बात को कि जब आपके पास क्या होता है कि जैसे छोटे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए, हमने कहा कि 5 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो आपके पास कुल कितने बार हाथ मिलाया गया, या प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को क्या दिया, उपहार दिया। क्लियर? तो कितने उपहार हो गए, तो व्यक्ति देख लो, 1 2 3 4 और 1 5 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को क्या देगा, उपहार देगा। बात समझ में आ रही है ना आपके पास, एक दूसरे को क्या देने वाला, उपहार। तो अब ऐसे समझो जरा कि क्या होगा कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और एक 5 व्यक्ति, 5वां व्यक्ति है, ठीक है ना। इसने भी इसे उपहार दिया, इसने भी इसे उपहार दिया, इसने भी इसे उपहार दिया, क्लियर है, इसने भी इसे उपहार दिया। तो हम यूं कह सकते हैं कि इसके बाद उपहार हो जाएंगे कितने, 4, इसके पास हो जाएंगे 3, इसके पास हो जाएंगे 2, इसके पास हो जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ लो, तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, क्लियर है, तो 10 उपहार होगी। हम कहेंगे इसको निकालेंगे कैसे, आपके पास है, तो हमने कहा कि मान लिया जाए कि उपहारों की संख्या थी x, क्लियर, और दूसरा हमने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जो उपहार दिया जाएगा वो जो मिलेगा आपके पास वो कितना होगा जी, प्रत्येक को मिलने वाला कुल की संख्या में से 1 कम। ये ध्यान रखना हमेशा, कुल की संख्या में से 1 कम, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। हमने कहा कि टोटल व्यक्ति थे x, प्रत्येक उपहार कितना दिया गया, तो हमने कहा कि x माइनस कितना जी 1 और बराबर कितना 132, ठीक है। अभी जब सॉल्व होगा आपके पास से है तो आपके पास क्या होने वाला है, सॉल्व, ये अंदर जाइए, इधर आपके पास इसको गुणा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x गुणा x माइनस कितना 1 बराबर 132, ठीक, ये अंदर चला जाएगा आपके पास से, ये क्या होने वाला है, x स्क्वायर माइनस क्या x और बराबर कितना जी 132, ये इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस कितना आपके पास से कितना हो जाएगा जी, ये 132, x प्लस कितना जी 132 बराबर कितना 0, क्लियर है। अब 132 के x से फैक्टर करने हैं जिनका योग आपके पास से कितना हो जाए, आपके पास से जिनका गुणनफल तो हो जाए 132, लेकिन घटा करके 1 बचे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा, 11 गुणा के कितना जी 12, तो आपके पास 12 गुणा करेंगे तो 12 कम 12 कैरी बची कितनी 1, 12 कम 12 और 1 कितना हो गया 13, 132, ठीक है। तो फैक्टर कैसे बनेगा इसका देखो जरा, हम कहेंगे कि x स्क्वायर 12x माइनस प्लस 11x बराबर 132 बराबर कितना 0। अब ये कॉमन ले लेंगे आपके पास से, तो कॉमन लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा जी, x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 12 हो जाएगा, और आपके पास से यहाँ पे ये आपके पास माइनस होना चाहिए, आपके पास ये क्या होना चाहिए जी माइनस, ये प्लस कर दिए, इधर आने पर माइनस होता ही है, ठीक है, तो ये भी माइनस होना चाहिए यहाँ पे, और ये भी माइनस है यहाँ पे, ये प्लस नहीं है आपके पास, ये माइनस है। तो अगर ये माइनस तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे इसका, आपके पास से ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस होना चाहिए, तो अब यहाँ आपके पास कॉमन लेंगे 11, क्या लेंगे जी 11, कोष्टक में बचे x माइनस 12, अब क्या हो जाएगा x माइनस 12 और आपके पास से क्या x प्लस 11। अब द्विघातीय समीकरण में x माइनस 12 बराबर एक बार 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 12। हम कहेंगे वहां कितने व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे,
क्लियर है? मैंने कहा ना कि टोटल जो होंगे उनमें से एक कम कर देंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो आंसर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इधर आपके पास इधर डैश होना चाहिए था इसका एक, इसमें काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। और जब ऐसी संख्या 18 तो 6 6 की सीरीज बनाओ हमेशा, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 6। ये समझ में आ रहा है कि लास्ट में डबल सी है, इससे पहले डबल बी है, इसका मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल ए, और यहाँ क्या होना चाहिए, डबल बी। तो यहाँ आना चाहिए बी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी। तो यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं है, तो बी आना चाहिए। बी के बाद यहाँ पे आना चाहिए ए, तो बी के बाद यहाँ आ रहा है ए, यहाँ आ रहा सी, इसका मतलब आंसर होगा बी वाला। सीरीज क्या बनेगी, डबल बी डबल सी डबल ए, डबल सी डबल ए डबल बी, डबल ई डबल बी डबल सी, ये इसकी सीरीज बन जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 20 63 144 275। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, इसको ये डिफरेंस पर आधारित सीरीज है। देखो इसका अंतर है 17, ठीक, इसका अंतर आ जाएगा 43, इसका अंतर है आपके पास 81, इसका अंतर निकालोगे आप तो 15 में से 4 गए कितना बच गया जी, 1, और 7 में से 4 गए कितने बच गए, 3, और 2 में से 1 है तो 1, 131। इन दोनों में जो डिफरेंस आपके पास है वो है 26 का, यानी डिफरेंस है कितने का, 38 का। ठीक है, ये जो डिफरेंस आपके पास आया है ये है आपके पास से कितने का, 50 का। यहां से यहाँ डिफरेंस है 12 का, यहां से यहाँ डिफरेंस भी कितना आ गया है, 12 का। मतलब यहां भी हम ऐड करेंगे कितना, 12, 12 जोड़ेंगे 50 10 60 कितना हो गया, 62। अब 62 को इसके साथ जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 193। अब 193 के साथ जोड़ेंगे इसको तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 9 और 7 कितना हो गया, 16, 2 और 1 3 और 1 4 कितना आ गया, 468। तो आंसर होगा 468। ठीक, अगला कह रहा है कि 5 9 17 29 45 क्वेश्चन मार्क। तो 5 है, 9 है, 17 है, 29 है, 45 है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये 4 बढ़ा, यहां से 8 बढ़ा, यहां से 12 बढ़ा, यहां से 16 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा, ये 20 बढ़ेगा ना, अंतर आ रहा है। तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। तो आंसर कितना हो गया जी, 65। अगला 1 0 5 8 17 24 37। अब ये सीरीज है आपके पास किसकी, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर सीरीज। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं, एक कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि 0 का स्क्वायर प्लस 1, फिर हम कहेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर हम कहेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर हम कहेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर हम कहेंगे आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का 49 में से 1 है 48। अगला 0 6 24 8 120, ये भी स्क्वायर सीरीज पर है। क्या है जी, स्क्वायर सीरीज या क्यूब सीरीज कह सकते हैं इसको। आपके पास देखो ये होगा आपके पास कि 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, और 6 का क्यूब माइनस 6। तो आप घटाओगे, 6 का क्यूब 216, 216 में से 6 गए तो 210। तो आंसर आ गया बी वाला। अगला श्याम पहले पूर्व की ओर जाता है, श्याम पहले कहां जाता है जी, पूर्व की ओर जाता है, ये गया पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, और फिर पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये प्लस का सिंबल बना दिया आपने यहाँ पे, दक्षिण पूर्व की ओर, यह है दक्षिण पूर्व, फिर इस ओर चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, और फिर अंत में चलने की दिशा से और पश्चिम की ओर, फिर पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर चलता है ऐसा, और अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री, यहाँ पे प्लस का कोण बनाएंगे तो ये 45 डिग्री ये वाला एंगल है कि और 45 डिग्री
की ओर बाईं ओर घूमता है, तो इधर और जा रहा है तो इसका बायां इस ओर होगा आपके पास है बनाता है। अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व की दिशा है, तो ये आंसर हो जाएगा कितना, सी वाला। ये था कि निर्देश हैं, क्वेश्चन था आपके पास 100वां क्वेश्चन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारियों को पढ़िए। 6 किताबें एक के ऊपर एक रखी गई है। इतिहास की किताब कंप्यूटर के तुरंत ऊपर है, तो जो इतिहास है ये किसके ऊपर है जी, कंप्यूटर के ऊपर है, ठीक, के तुरंत ऊपर है। गणित की किताब भौतिक की और नागरिक शास्त्र के बीच में, तो गणित वाली किसके बीच है, जो मैथ्स वाली आपके पास है वो आपके पास किसके, फिजिक्स, और आपके पास से किसकी मध्य जी, आपके पास से फिजिक्स और सिविक्स के बीच में, ठीक। अंग्रेजी की किताब इतिहास और नागशास्त्र के बीच में है, तो अंग्रेजी जो किताब है वो किसके बीच में है जी, आपके पास अंग्रेजी की किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच में है, इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच में। तो इतिहास ये है, इसके ऊपर फिर कौन आ जाएगा जी, इतिहास और किसके बीच में है जी, नागरिक शास्त्र के बीच में। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ सिविक्स रखेंगे, यहाँ पे कौन रखेंगे आपके पास, अंग्रेजी, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सिविक्स, फिर आएगा मैथ्स और फिर आ जाएगा फिजिक्स, ठीक, के मध्य है। गणित और अंग्रेजी के बीच किताबों के मध्य कौन सी किताब है, किसमें जी आपके पास गणित और क्या कह रहा है जी, वो अंग्रेजी, तो ये गणित है और ये अंग्रेजी, इसके बीच में कौन आ रहा है, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू।